start. So we are starting with core questions, core reading जो अपना CFA इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसमें जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस होते हैं अपने उसका स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस करना ऑफ फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल। स्क्वाइजर का अराउंड 20 क्वेश्चन था क्लोज टू, वो अपना सारा हो चुका है एग्जाम्पल एंड चैप्टर एंड क्वेश्चंस। वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कोर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे वी हैव अराउंड 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस वी हैव, सम ऑफ देम आर ऑब्वियसली रिपीटेटिव है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड ऑल। तो कुछ अगर रिपीटेटिव रहेगा एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद यू कैन डू फ्रॉम योर सेल्फ जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव रहने वाला है, सिमिलर टाइप ऑफ। अदरवाइज जो भी स्पेसिफिक सम रहने वाला, अलग कॉन्सेप्ट रहने वाला, वो सारा सम्स मैं आपको यहाँ पे कोडिंग से करवाऊंगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 से 2। ठीक है, तो ये क्या, ये जो है आपका जो मैं पीडीएफ प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज कोर रीडिंग सीएफए इंस्टीट्यूट का। क्वेश्चन नंबर 1 से 2। सिमोट्स कंपनी लिमिटेड हैज एफसीएफएफ ऑफ 1.7 बिलियन जापानीज येन। एफसीएफएफ दे दिया आपको। एनएफसीएफई ऑफ जेपीवाई 1.3 बिलियन। तो एफसीएफएफ दे दिया और एफसीएफई दे दिया। सिमोट्सको कंपनी वैक इज 11%, वैक भी दे दिया। इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी, रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर इक्विटी इज एक्चुअली व्हाट आर ई, रिक्वायर्ड रिटर्न 13%। एफसीएफएफ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर एवर एट 7%। तो ग्रोथ रेट दे रहा आपको मेच्योर्ड फेज का, हमेशा एक्सपेक्टेड टू ग्रो इज 7%। एंड एफसीएफई इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर एवर एट 7.5%। सिमोट्स के कंपनी हैज डेट आउटस्टैंडिंग ऑफ जापानीज येन 15 बिलियन। तो देखो सारा नंबर्स बिलियन में ना, क्योंकि ये लोग कितना बार बदमाशी करता, कोई नंबर मिलियन में होगा कोई नंबर बिलियन में, तो वो चीज इंश्योर करना है एवरीथिंग शुड बी इन मिलियन और बिलियन। बिलियन बिलियन, हाँ बिलियन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सिमोट्स के कंपनीज इक्विटी यूजिंग द एफसीएफएफ वैल्यूएशन अप्रोच। बोला टोटल वैल्यू बताओ किसका, सिमोट्स के इक्विटी का, यूजिंग दी एफसीएफएफ अप्रोच। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एफसीएफएफ अप्रोच से वैल्यू निकालना है सिंगल स्टेज मॉडल लगा के। एफसीएफएफ से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ द फर्म, बट अपने को पूछा क्या इक्विटी का, तो उसमें से अपने क्या करेंगे, डेट का वैल्यू माइनस करेंगे। इज इट फाइन? सबसे पहले एफसीएफएफ मॉडल लगा के सिंगल स्टेज मॉडल से विल गेट व्हाट वैल्यू ऑफ द फर्म, फ्रॉम दैट वी विल रिड्यूस व्हाट डेट आउटस्टैंडिंग एंड वी विल गेट व्हाट वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो स्टार्ट करो। तो अपने को एफसीएफएफ यहाँ पे दिया हुआ था वैल्यू 1.3 बिलियन, ठीक है, 1.3 बिलियन दिया हुआ है। हैज बोला है तो दिस इज जीरो, मतलब आज के दिन है 1.3 बिलियन। उस पे ग्रोथ रेट इज हाउ मच, 7%। एफसीएफएफ का ग्रोथ रेट इज 7%। फोर क्वेश्चंस। नंबर 1, तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी नेक्स्ट ईयर का एफसीएफएफ डिवाइडेड बाय केसी माइनस जी। तो आज का एफसीएफएफ आपको कितना दिया हुआ है, 1.3 बिलियन, और ग्रोथ रेट बोला 1.07। केसी कितना बोला है, हाउ मच इज योर केसी, 11%। तो 11% माइनस व्हाट, 7%। तो 0.11 माइनस 0.07, 1.3 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाई 0.04, 34.775। बट क्या ये पूछा है क्या अपने को, नो, विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इक्विटी का वैल्यू। तो इसमें से डेट का वैल्यू माइनस करिए। डेट का वैल्यू इज हाउ मच, 15 बिलियन। 15 बिलियन, ये माइनस करो, माइनस 15, 19.775, 19.77। दिस इज एक्चुअली व्हाट वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सिमोट्स के कंपनी इक्विटी यूजिंग द एफसीएफई वैल्यूएशन अप्रोच। तो इजी कर दिया, बोला इक्विटी का ही वैल्यू बताओ, बट क्या चीज यूज करके है इस बार, एफसीएफई अप्रोच। तो एफसीएफई अपने ऑलरेडी दिया हुआ है करंट ईयर का 1.7, 1.7, हाँ 1 पॉइंट, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, वैल्यू ऑफ द फर्म ले लिया 1.3, आई शुड हैव टेकन 1.7। एफसीएफएफ जो है यहाँ पे 1.7 है ना, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने गलती से उसको एफसीएफई ले लिया था। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला चीज और ये वाला 1.7, ठीक है। तो 1.7 बिलियन था एफसीएफएफ और वैक 11 और 7, सो दिस इज फाइन। एक बार प्लीज रिकैलकुलेट कर लो, 1.7 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाई 0.04,
45.475 minus 15, 30.475, 30.475 value of equity. Next, question number 2. Value of equity is your expected FCFE, next year का FCFE divided by what? RE minus FCFE next year का is your current year का FCFE which is 1.3 billion और growth rate कितना बोला है? 7.5%. तो 1.3 into 1.075 divided by what? RE minus G. RE कितना दिया है सब में? 13%. 0.13 minus 0.075. 0.13 minus 0.075. कैलकुलेट करो. 1.3 into 1.075 STO1 0.13 minus 0.075 STO2 RCL1 divided by RCL2 25.409 तो 25.41. चेक करो प्लीज, यही आंसर आ रहा है क्या? 25.41. यस, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया. ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, पीछे आंसर में दिया हुआ रहेगा, बट दिस इज नॉट लाइक एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला बिकॉज यू विल गेट व्हाट ऑप्शंस रहने वाला. ये तो अपने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ऑल दिस क्वेश्चंस. तो ये मत देखना कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, बिल्कुल है बिकॉज इट्स वेरी इजी. बट यहाँ पे बस क्या ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, ऑप्शन रहता तो और एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव हो जाता. यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 6. क्वेश्चन नंबर 3 to 6 पहले देख लेना हूँ क्वेश्चंस क्या पूछा है. अच्छा, अपने को ये सब चीज फाइंड आउट करना है. बैक एंड ऑल कैलकुलेट द फॉलोइंग. अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है बिकॉज तुम देखा होगा क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस नहीं था. क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शंस नहीं था. तो प्रैक्टिस करते हैं. एलिना कुजनेट्सोवा is planning to value BCC Corporation, a provider of a variety of industrial metals and minerals. तो ये जो है ना एलिना, she is planning for what? To value BCC Corporation. एंड वो किसके अंदर में? इट प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड मिनरल्स. कुजनेट्सोवा uses a single stage FCFF approach. सिंगल स्टेज FCFF अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. The following information Kuznetsova has assembled for her valuation is as follows. देखो क्या क्या डेटा दिया हुआ है. The company has 1852 million shares outstanding. The market value of its debt is 3.192 billion. अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये बिलियन में है और शेयर्स आर इनटू मिलियन. ठीक है, तो अपने देखेंगे नीचे बिलियंस में दे रहा है या मिलियंस के अंदर में, ऑल दी नंबर्स, एंड देन वी विल डिसाइड कि एक नंबर को अपने कन्वर्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो. मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट दिया 3.12 बिलियन. FCFF इज करेंटली 1.1559 बिलियन. FCFF दे दिया आपको करंट 1.1559 billion. The equity beta is 0.9. RM minus RF equity risk premium is 5.5. RF is 5.5. तो RF 5.5 है और रिस्क प्रीमियम RM minus RF 5.5 है. इक्विटी बीटा 0.9. बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 7%. KD टैक्स रेट 40%. To calculate WACC, he will assume that the company is financed with 25% of debt. तो 25% अगर डेट है इसका मतलब क्या? 75% इक्विटी. टारगेट डेट इक्विटी रेशियो पूरा टारगेट डेट इज 25 तो इक्विटी कितना? 75%. दी FCFF ग्रोथ रेट इज 4%. FCFF का ग्रोथ रेट कितना है? 4%. ठीक है. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग. सबसे पहला वैक निकालना है. लेट्स कैलकुलेट वैक. काफी इजी है वैक निकालना. वैक अपने को लेना है WD इंटू KD पोस्ट टैक्स प्लस WE इंटू KE. तो WD बोला था 25%. कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना बोला है? 7% एंड टैक्स रेट है 40. तो इट विल बी 7 इंटू 0.6 प्लस WE कितना 0.75 इंटू KE. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना बोला? ये अच्छा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैलकुलेट करो. RM माइनस RF इंटू बीटा. RM माइनस RF इंटू बीटा प्लस RF CAPM मॉडल से 5.5 RM माइनस RF इंटू 0.9 प्लस 5.5 10.45% आ रहा है.
के इज 10.45%। ये आपका 10.45। देखो कितना हो रहा है वैक, हाउ मच इज योर वैक, इंटू 0.75, STO1 7 इंटू 0.25 इंटू 0.6 प्लस RCL1 8.8875, 8.88 मतलब 89% अप्रोक्सीमेटली। तो आपका वैक हो गया 8.89। तो सबसे पहला ये पूछा था। सेकंड, वैल्यू ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 4 इज वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा, इसी को डिवाइड कर दिया लोग क्वेश्चंस के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं अपने। FCFF दिया हुआ है बिलियंस में, FCFF दिया हुआ है 1.1559 बिलियन। तो दिस इज 3, दिस इज एक्चुअली 4। तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, एक्सपेक्टेड FCFF नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय व्हाट, AC माइनस। तो करंट ईयर का FCFF इज हाउ मच, 1.1559 बिलियन। 1.1559 बिलियन। अच्छा, पर शेयर नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। इसको पर शेयर से डिवाइड तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत है क्या। वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू पर शेयर लास्ट में निकालना है, ठीक है, जरूरत नहीं यहाँ पे। वैल्यू ऑफ द फर्म पूछ रहा है, तो विदाउट पर शेयर निकाल रहा हूँ मैं। 1.1559। ग्रोथ रेट कितना है FCFF का, 4%, 1.04 डिवाइडेड बाई KC जो आपने निकाले हैं 0.0889 माइनस ग्रोथ रेट इज 0.4। So this will be 1.1559 इंटू 1.04, STO1 में सेव कर दे रहा हूँ, 0.0889 माइनस 0.04, STO2, RCL1 डिवाइडेड बाई व्हाट, RCL2, 24.58, 24.58। चेक कर लो प्लीज। ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव एट ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। नेक्स्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछ रहा है। ओके, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे FCFE का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, बट वी हैव मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो अपने अभी FCFF के थ्रू वैल्यू ऑफ द फर्म निकाले हैं, उसमें से काम करो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, लेट्स सब्ट्रैक्ट दैट। तो क्या निकल जाएगा, इक्विटी का ये जो अपना निकला वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज 24.58 बिलियन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दिस इज 3.192। 21.388, 21.39, ठीक है। ये क्या निकला, वैल्यू ऑफ इक्विटी। देन सिक्स्थ, वैल्यू पर शेयर बोल रहा है। तो पर शेयर अपने यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, टोटल वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इज 1852, ये मिलियंस में है। तो एक काम करते हैं, ऑल दी नंबर्स आर इन बिलियन, तो इसको काम करो मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट कर लो। आपका 1 बिलियन कितना हो जाएगा, 1000 मिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मिलियन। तो इसको बिलियंस में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दो। तो डिवाइड बाई 1000 करेगा तो दिस विल बी 1.852 बिलियन शेयर्स। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, तो इसको 1000 से डिवाइड करेगा, यू विल गेट व्हाट, 1.852। तो 21.39 डिवाइडेड बाई 1.852, दिस विल बी इक्विटी का जो भी वैल्यू है पर शेयर। 11.55, 11.55 पर शेयर, ये पर शेयर का वैल्यू निकाल। सही है, इजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 to 13। अभी आया आपका पूरा लेवल 2 रिप्रेजेंटेटिव सम। देखो पूरा डेटा दिया हुआ है, अराउंड 2 पेजर। उसके बाद क्वेश्चंस पूछा है 7 8 9 10 11 12 13। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब ये मत पूछना कि एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा ही आएगा। चलो, इजो मैनेजेस अ डिविडेंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर अ लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म। इजो मीट्स विथ हर इन्वेस्टमेंट टीम टू डिस्कस पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन 3 कंपनीज। ठीक है, तो ये बोल रहा है इजो कोई पर्सन है एंड इज मैनेजिंग व्हाट, डिविडेंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर अ लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म, एयूएम का, लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म का। इजो मीट्स विथ हर इन्वेस्टमेंट टीम, अपने इन्वेस्टमेंट टीम से मिल रहा है टू डिस्कस द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 3 कंपनीज। तो जो 3 कंपनीज में इसको लग रहा है कि वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसको लेके अपने टीम से डिस्कस करेगा। And these 3 companies are company A, B and company C. Statement of cash flow for the 3 companies are presented in exhibit number 1. कंपनी ए बी सी का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है। जस्ट एक बार क्विकली रन थ्रू कर रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट इनकम, एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, अदर नॉन कैश एक्सपेंस दिया हुआ है कंपनी ए के अंदर में, बी सी के अंदर में नहीं है। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दे दिया आपको, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो परचेज को नेगेटिव है और सेल्स पॉजिटिव है। तो ये चीज का प्लीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कौन सा नंबर नेगेटिव हो रहा है, कौन सा नंबर पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेट बोरिंग जो होता है ना, उसके हिसाब से यू हैव टू एडजस्ट वेदर दी नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो परचेज नेगेटिव में और सेल क्या पॉजिटिव में, तो कंपनी ए का परचेज है या सेल है, सेल है, तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नेट सेल्स किया। और यहाँ पे क्या, परचेज कंपनी बी एंड कंपनी सी का इज ऑल्सो परचेज। नेट बोरिंग का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन नोट्स पेबल, तो 25% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है। यहाँ भी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, इशू किया है। और इंक्रीज और डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट, तो ये सब क्या हुआ, पेमेंट किया। ऑल दीज आर व्हाट, पेमेंट्स। पेमेंट ऑफ कॉमन स्टॉक डिविडेंड, तो ये तो कोई काम आने वाला नहीं है स्टॉक डिविडेंड का। फिर उसके बाद चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इनकम टैक्स दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ था, सप्लीमेंटल कैश फ्लो डिस्क्लोजर्स, इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है सेपरेटली आपको एबीसी का, एंड इनकम टैक्सेस एब्सोल्यूट अमाउंट में इट्स गिवन। इजोस टीम फर्स्ट डिस्कसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए के बारे में डिस्कस कर रहा है। द कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ पेइंग मॉडेस्ट डिविडेंड रिलेटिव टू एफसीएफई, बोल रहा है कि एफसीएफई के कंपेयर में ये लोग मॉडेस्ट डिविडेंड देता था। हैज अ स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर, वोलेटाइल नहीं है, स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, एंड इज ओन्ड बाय अ कंट्रोलिंग इन्वेस्टर। सबसे पहला बोल रहा है कि ये लोग जो डिविडेंड पेमेंट कर सकता था, उसके कंपेयर में इट्स पेइंग व्हाट, मॉडेस्ट डिविडेंड, उतना पे नहीं कर रहा है। हैज अ स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर, वोलेटाइल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, एंड इज ओन्ड बाय द कंट्रोलिंग इन्वेस्टर्स, कंट्रोलिंग इन्वेस्टर्स इसको ओन कर रहा है। ओके, the team also considers the impact of Company A's 3 non-cash transactions in the most recent year on its FCFE, including the following. पूरा कंपनी ए का 3 non-cash transactions है, देखते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज अ 900 मिलियन लॉस ऑन अ सेल ऑफ इक्विपमेंट, जब इक्विपमेंट बेचा तो उसको कितना का लॉस हुआ, 900। तो ये इनकम स्टेटमेंट में, नेट इनकम में क्या हुआ होगा, माइनस। ट्रांजैक्शन नंबर 2, एन इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल ऑफ 400 मिलियन, ये भी क्या हुआ होगा, माइनस। Transaction number 3, a 300 million reversal of a previously recorded restructuring charges। तो बोला प्रीवियसली कोई restructuring charges माइनस किया हुआ था, उसको क्या किया ये लोग करंट ईयर में, रिवर्स किया 300 मिलियन से। इसका मतलब नेट इनकम में क्या हुआ हुआ होगा, पॉजिटिव, प्लस हुआ हुआ होगा, राइट, 300 मिलियन का। In addition, Company A's annual report indicates that the firm expects to incur additional non-cash charges related to restructuring over the next few years। पूरा एनुअल रिपोर्ट के अलावा जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, दैट द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू incur some non-cash charges in the future for restructuring। To value the 3 companies' shares, one team member suggests valuing the company's shares using the net income as a proxy for FCFE। एक एलओएस था कि क्या आपने नेट इनकम एफसीएफई क्या को एज अ प्रॉक्सी मान के कर सकते हैं क्या। आपका एक एलओएस था कि क्या अपने नेट इनकम को एफसीएफई मान के कर सकते हैं क्या एज अ प्रॉक्सी फॉर एफसीएफई, नो, बिकॉज वहां पे तो व्हाट अबाउट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल, व्हाट अबाउट नेट बोरिंग, तो ये गलत बोल रहा है, दिस इज व्हाट रॉन्ग स्टेटमेंट। Another team member proposes forecasting FCFE using a sales-based methodology based on the following equation। ये अपने किए थे sales-based methodology, आज का सम में भी किया, स्क्वाइजर वाला सम में।
नेट इनकम माइनस 1 माइनस डेट रेशियो, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ कर दिया, एक साथ में दिखा दिया, माइनस 1 माइनस डेट रेशियो इंटू वर्किंग कैपिटल. Izos team ultimately decides to use actual free cash flow to value the three companies shares. Selected data and assumptions are provided in exhibit number 2. exhibit number 2 में भी कुछ डेटा है, उसके बाद नीचे वापस से कुछ एक लास्ट पैराग्राफ है. तो काफी हद तक अपने सम्स तो पढ़ लिया, एक रफ आइडिया हो गया. अब क्वेश्चंस में देख रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में फंसेंगे वी विल अगेन रेफर द डेटा. क्वेश्चन नंबर 7, based on company A's key characteristic, which discounted cash flow model would most likely to be used by the investment team to value company A का शेयर. तो याद है आपको कंपनी ए का शेयर का वैल्यू को लेके बोल रहा था कि मॉडेस्ट डिविडेंड पे कर रहा है, स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेबल है एंड ऑल. तो बोला कि कौन सा मॉडल अपने यूज कर सकते हैं, डीडीएम, एफसीएफई, एफसीएफएफ. तो सबसे पहला फ्री कैश फ्लो वर्सेस डीडीएम में से कौन सा लगा पाएंगे यहाँ पे. कहा गया वो पैराग्राफ, ये रहा, दिस पैराग्राफ. तो पूरा मॉडेस्ट डिविडेंड पे कर रहा है, जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा पे नहीं कर रहा है, मतलब उससे कम ही पे कर रहा है, तो डिविडेंड मॉडल नहीं लगा पाएंगे. सेकंड, कंट्रोलिंग इन्वेस्टर है, इज ओन्ड बाय व्हाट, कंट्रोलिंग इन्वेस्टर, तो वी कैनॉट अप्लाई दी डीडीएम. तो कौन सा मॉडल लगाना पड़ेगा, एफसीएफ, फ्री कैश फ्लो. बट ऑप्शंस में दिया हुआ है एफसीएफएफ या एफसीएफई. ऑप्शन में दिया हुआ था एफसीएफएफ और एफसीएफई, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है. अगर स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो आपको कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, एफसीएफई या एफसीएफएफ. अगर स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो आपको कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, एफसीएफई या एफसीएफएफ. तो आप लगाओगे एफसी व्हाट, विच वन, स्टेबल वाला के अंदर में एफसीएफएफ या एफसीएफई. प्लीज सोचिए ये वाला चीज थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लास के अंदर में डिस्कस हुआ था इनिशियली. अगर स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो आप लगाओगे एफसीएफई, राइट. बिकॉज अगर वोलेटाइल हुआ तो वहां पे आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, एफसीएफएफ. कौन सा लगाना पड़ेगा, एफसीएफएफ, क्योंकि अगर वोलेटाइल होता है तो उसके अंदर में इंटरेस्ट को फोरकास्ट करना डिफिकल्ट होता है, वहां पे इंटरेस्ट को फोरकास्ट करना डिफिकल्ट होगा. दैट इज वाई यू हैव टू अप्लाई व्हाट, स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, which non-cash transaction should be subtracted from net income in arriving at the company's A FCFE. तो ये चीज तो हमने डिस्कस किए थे. बोल रहा है कि कौन सा चीज को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो क्वेश्चंस में जाते हैं, मतलब उसमें स्टोरी में जाते हैं वापस से. ट्रांजैक्शन नंबर 1 तो ऑलरेडी माइनस हुआ है ना, लॉस ऑन सेल ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो उसको तो क्या करेंगे, प्लस, नॉन कैश के लिए. इंपेयरमेंट ऑफ इनटेंजिबल माइनस हुआ है, उसको क्या करेंगे, प्लस. 300 मिलियन रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली रिकॉर्डेड रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस, ये तो ऐड हुआ है, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. इसको क्या करने वाले, सब्ट्रैक्ट अपने. तो ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 7 का पूछ रहा है आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट, एफसीएफई, क्योंकि स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बोला था. आपको कंपेयर करना था डीडीएम वर्सेस फ्री कैश फ्लो, तो वो डीडीएम मेथड अप्लाई नहीं होने वाला बिकॉज कंट्रोलिंग स्टेक है. सेकंड था एफसीएफएफ और एफसीएफई के अंदर में, तो क्लियर कर दिया था देयर इज अ कैपिटल स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर. तो अगर स्टेबल है तो आपको एफसीएफई लगाना है, अगर वोलाटाइल है तो आपको एफसीएफएफ लगाना है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ट्रांजैक्शन नंबर 3, इज इट फाइन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. रिवर्सल था ना प्रोविजन, तो वो ऐड किया हुआ था नेट इनकम में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नॉन कैश चार्जेस के लिए विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. आई होप क्वेश्चन नंबर 7 8 एकदम क्लियर है, नो डाउट. क्वेश्चन नंबर 9, based on exhibit number 1, companies A's FCFE for the most recent year is closest to. बोल रहा है एग्जिबिट नंबर 1 अपने को रेफर करना है सर, और कंपनी ए का एफसीएफई फाइंड आउट करना है करंट ईयर का, एफसीएफई फाइंड आउट करना है. तो एक काम करें, कंपनी ए का एफसीएफई निकालना है तो नेट इनकम से कर सकते हैं, बट क्या फायदा अगर अपने को सीएफओ दिया हुआ है, वी विल डायरेक्टली यूज व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दिस इज विच नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, एफसीएफई निकालना है अपने को करंट ईयर का. लेट्स स्टार्ट विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीएफओ. और क्या क्या आइटम एडजस्ट करें, नॉन कैश चार्जेस करना है क्या कुछ एडजस्टमेंट, हो क्योंकि सीएफओ के अंदर में आ चुका. इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस 2 ऑलरेडी माइनस हुआ है, और कुछ नहीं करना है.
फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, यस विल हैव टू एडजस्ट, अपने को करना है माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कुछ करना है क्या? नो, बिकॉज सीएफओ में आ चुका। बट लास्ट में क्या, नेट बोरिंग, तो ज्यादा माइनस हुआ है, अपने को ऐड करना पड़ेगा व्हाट, नेट। तो सीएफओ कितना दिया है सम्स में, 6222, 6222। अब देखो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या सेल है, वो अपने को देखना पड़ेगा। 2379 इज एक्चुअली व्हाट, सेल्स, परचेज नहीं है, सेल्स है। इसका मतलब माइनस करे या प्लस, माइनस करे या प्लस, यू विल हैव टू डू व्हाट, प्लस, बिकॉज नेट कैपेक्स होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस व्हाट, सेल प्रोसीड्स। तो कैपेक्स जीरो है, तो जीरो माइनस सेल प्रोसीड्स इज माइनस 2379, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यू विल हैव टू ऐड 2379। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिक्स्ड कैपिटल होता है आपका कैपेक्स माइनस सेल प्रोसीड्स, तो कैपेक्स जीरो है, माइनस 2379, ये ब्रैकेट के अंदर में, और इसके पहले माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होके 2379 प्लस नेट बोरिंग। अब अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा नेट बोरिंग के अंदर में क्या बोला है, विल हैव टू टेक बोरोइंग माइनस रीपेमेंट। तो चेक करो कि बोरिंग बढ़ा या रीपेमेंट बढ़ा। इंक्रीज और डिक्रीज इन नोट्स पेबल, तो देखो सबसे पहला नेट बोरिंग के अंदर में वी टेक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों लेते हैं अपने। यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज इन दी नोट्स पेबल 25 पॉजिटिव है, मतलब लोन लिया है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन दी लॉन्ग टर्म डेट 1500 पे आउट किया है, तो नेट नेट क्या किया है, नेट नेट कंपनी ने एक क्या किया है, 1475 का पे आउट किया है, रीपेमेंट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1475। इज इट फाइन? बोरिंग था 25 का, रीपेमेंट था 1500 का, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ था ये वाला, तो नेट में क्या बना, प्लस माइनस 1475। क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कैश फ्लो के अंदर में जाके, सारा नंबर सर्व करके नहीं देगा आपको, कैश फ्लो बना के दे देगा, बैलेंस शीट दे देगा, वहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरीके से। चलो निकालते हैं। 6222 प्लस 2379 माइनस 1475, 7126, 7126 FCFE। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, यूजिंग नेट इनकम एज अ प्रॉक्सी फॉर कंपनीज बी FCFE। तो कंपनीज बी का रिमेंबर एक एनालिस्ट था, वो बोल रहा था नेट इनकम यूज कर लो एज अ FCFE, वो तो गलत बोल रहा है। FCFE में अपने वी कैन नॉट टेक नेट इनकम एज द प्रॉक्सी, बोल रहा है यूजिंग नेट इनकम एज अ प्रॉक्सी, बोल रहा मान लो नेट इनकम के एक बार प्रॉक्सी मान लो, for companies B's FCFE would result in an intrinsic value that is lower than the intrinsic value if actual FCFE were used, equal to the intrinsic value if actual FCFE were used, higher than intrinsic value if actual FCFE was used। तो बोल रहा है कि चेक करो नेट इनकम से FCFE कितना आ रहा है, और FCFE अगर अपने एक्चुअल यूज करते तो कितना आता है, और दोनों को कंपेयर करके विल हैव टू कंक्लूड, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में फर्स्ट तरीका बोल रहा है लेट्स टेक FCFE एज नेट इनकम, बुरा मान लो, कोई बात नहीं, मान लेते, अब कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। कंपनी बी में जाओ, नेट इनकम कितना है कंपनी बी में, हाउ मच इज योर नेट इनकम, 1212, 1212। सेकंड, एक्चुअल FCFE कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो अगेन सेम तरीके से करेंगे, जैसे कंपनी ए का निकाला वैसे ही कंपनी बी का निकालेंगे अपने। तो दिस विल बी योर CFO माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस व्हाट, नेट बोरोइंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस चेक करो कितना है, 1264, 1264 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या सेल प्रोसीड्स है। तो कंपनी बी का परचेज किया, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, नेट कैपेक्स, तो दिस विल बी माइनस 1000, मतलब 1000 माइनस होने वाला है, प्लस या माइनस नेट बोरिंग, चेक करते हैं नेट बोरिंग क्या है। 3000 का लोन लिया था, इंक्रीज इन नोट्स पेबल,
और 1000 से रीपेमेंट किया, तो नेट में 2000 का इज द बोरिंग। इज इट फाइन? कंपनी ए पे मैंने टाइम स्पेंड किया समझाने के लिए, कंपनी बी प्लीज आप भी थोड़ा सा एफर्ट करो चीज को समझने का कि इंक्रीज नोट्स पेबल कितना है, 3000 पॉजिटिव, इतना का लोन लिया और 1000 क्या किया पे, तो 2000 का नेट बोरिंग। तो क्या करना अपने को, प्लस 2000। तो कितना हो जाएगा, 1000 माइनस होगा 2264, 2264। चलो अब चेक करते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहा है। Based on exhibit number 1, using net income as a proxy for companies B's FCFE would result in an intrinsic value, that is would, अगर तुम net income लेता FCFE को तो क्या आता, obviously कम आता। net income is less than the FCFE का actual calculation, right? तो which option? Lower than the intrinsic value if actual FCFE were used, तो option number A is correct। और अगर net income लेता तो that would have been lower than the intrinsic value of actual FCFE, because net income आ रहा था आपका 1212, which is less than what, 2264। Option number A is correct for question number 10. Question number 11. Based on exhibit number 1, using the proposed sales based methodology, वो जो equation है, to forecast FCFE would produce an inaccurate FCFE projection for which company? बोले अगर आप वो जो कैलकुलेशन था FCFE का फ्रॉम दैट फॉर्मूला अगर आप यूज करते तो विच कंपनी वुड हैव बीन प्रोवाइडेड यू दी रॉन्ग आंसर, कौन सा कंपनी का गलत निकलता। तो सबसे पहले एक काम करो, उसका लिमिटेशन याद है आपको, जो आपका सेल्स बेस्ड मेथोडोलॉजी है उसे जो अपने FCFE कैलकुलेट करते हैं, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक था कि इफ कंपनी इज हैविंग सम नॉन कैश चार्जेस इन द फ्यूचर, अगर कंपनी का फ्यूचर में कोई नॉन कैश चार्जेस रहता है तो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज दिस, यू कैन नॉट यूज दिस। अगर कंपनी का कोई फ्यूचर में नॉन कैश चार्जेस रहता है आप यूज नहीं कर सकते हो। रीजन, ये सिर्फ क्या लेता है, डेप्रिसिएशन, और देखो ये ले भी रहा है, सिर्फ डेप्रिसिएशन ले रहा है, कोई नॉन कैश चार्जेस नहीं लिया, ये क्या लिया है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, इन एडिशन कंपनी एज एनुअल रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द फर्म एक्सपेक्ट्स टू इनकर एडिशनल नॉन कैश चार्जेस रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो कंपनी ए के लिए तो ये यूज नहीं हो सकता है, राइट। कंपनी बी और सी का वैसे डेटा पढ़े नहीं है, बट लास्ट पैराग्राफ एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट अपने 100% एक्यूरेट रहे। द टीम कैलकुलेट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी बी यूजिंग अ टू स्टेज FCFE, जो डेटा दिया हुआ है, और कंपनी सी का भी FCFF, ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है, मतलब कंपनी बी सी के लिए एक्सप्लिसिटली कुछ बोला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, कंपनी ए, कंपनी ए। यस नमन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन एग्जिबिट 1 एंड 2 एंड दी प्रपोज्ड टू स्टेज FCFE मॉडल। एक सेकंड, अपने एग्जिबिट नंबर 2 अभी पढ़े नहीं है, अपने को चेक करना पड़ेगा व्हाट इज एग्जिबिट नंबर 2, और एग्जिबिट नंबर 1 क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बोल रहा है बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1 एंड 2 एंड दी प्रपोज्ड टू स्टेज FCFE मॉडल, टू स्टेज FCFE मॉडल, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी बीज इक्विटी इज क्लोजेस्ट टू। तो FCFE मॉडल के थ्रू अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, कौन से कंपनी का, कंपनी बी का। चलो निकालते हैं। Supplemental data and valuation assumptions is given. Company B का tax rate is 35%, beta 0.9, KD 7, टारगेट डेट रेशियो 30% है, डेट्स 70 है, इसका मतलब इक्विटी कितना है, 0.7, 70%। RF 3, RM माइनस RF मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 7%। अपने को FCFE निकालना है, तो एक काम करो, सबसे पहला कंपनी बी का KE निकाल लो, कंपनी बी का KE निकाल लो। तो RM माइनस RF 7 इंटू 0.9, 7 इंटू 0.9, 6.3 प्लस RF3, तो 9.3% आ रहा है, कंपनी बी का 9.3% आ रहा है, कंपनी बी ए इज 9.3%, राइट। और क्या डेटा चाहिए अपने को, हाँ, कंपनी बी का यहाँ पे नीचे डेटा दिया हुआ है। द टीम कैलकुलेट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी बी यूजिंग अ टू स्टेज FCFE मॉडल, द FCFE मॉडल ग्रोथ रेट्स फॉर द फर्स्ट 4 years आर एस्टिमेटेड एट 10%, 9%, 8% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। बोला फर्स्ट 4 years तक 10, 9, 8, 7 होगा, उसके बाद 4 year के बाद मतलब 5th year से बिफोर डिक्लाइनिंग टू अ कांस्टेंट 6% स्टार्टिंग इन 5th year। पूरा 5th year से कितना हो जाएगा, 6%। तो कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी सी, ठीक है, दिस इज ओके।
तो फिफ्थ ईयर के बाद इट विल बिकम 6%। तो एक काम करो, सबसे पहले FCFE 1 2 3 4 तक निकालो, उसके बाद फिफ्थ ईयर ये वाला लगाएंगे 6%। ठीक है, तो अपने FCFE निकाले हुए थे ना कंपनी ए का, करंट ईयर का। हाँ ये है ना कंपनी ए का, 7126 आ रहा था क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में। तो आपका FCFE 0 कितना हो जाएगा? 7126। 0 FCFE 7126, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। चलो फर्स्ट ईयर निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ 10% बोला था, 1% करके कम कर रहा है, फिर 9, फिर 8, फिर 7। यही था ना, चेक कर लेते हैं। 10 9 8 7, और उसके बाद फिफ्थ ईयर के बाद 6% कॉन्स्टेंट। चलो कैलकुलेट करो। 7126 इंटू 1.1, 7126 इंटू 1.1। अच्छा कंपनी बी का था क्या? और अपने क्या ले लिया, कंपनी ए का ले लिया डेटा। ओके, कंपनी बी का फिर अपने निकाले हुए हैं क्या कहीं पे? नहीं, कंपनी बी का नहीं निकाले हुए हैं। हैव वी कैलकुलेटेड कंपनी बी का कहीं भी? हाँ यहाँ पे निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 10 में निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 10 का निकाले थे। यहाँ पे FCFE ये है ना, 2264। यस, 2264। एक काम करो, 2264 कंपनी बी का यहाँ पे निकाले थे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में। अब उसको 10% से मल्टीप्लाई करते हैं। 2264 इंटू 1.1, 2490.4 इंटू 1.09, 2714.54 इंटू 1.08, 2931.70 फोर्थ ईयर में, इंटू 1.07, 3136.92 फिफ्थ ईयर में, इंटू 1.06, 3325.13। प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। कंपनी बी का करना था, अपने फिफ्थ ईयर तक निकाल लिए, राइट? और के ही निकाला हुआ है 9.3। फिफ्थ ईयर के बाद इट्स बिकमिंग कांस्टेंट। फिफ्थ ईयर के बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी फोर्थ ईयर पे निकाल लें, बिकॉज फिफ्थ ईयर से कांस्टेंट हो रहा है ना, फिफ्थ ईयर से इट्स बिकमिंग कांस्टेंट। एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाल लो ऑन फोर्थ ईयर। तो दिस विल बी योर 3325.13, जो फिफ्थ ईयर का है, फिफ्थ ईयर के बाद कांस्टेंट हो रहा है। तो 3325.13 डिवाइडेड बाई व्हाट, 0.093, माइनस ग्रोथ रेट इज 0.06, माइनस ग्रोथ रेट इज 0.06। कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा। 3325.13, 100,761.515, 100,761.515। तो इसको क्या करना है अपने को, फोर्थ में ऐड करना पड़ेगा, 100,761.51, राइट? अब ये सबको कैश फ्लो मोड से आप आज के दिन वैल्यू निकाल लो। यू हैव CF1 ये रहा, CF2, CF3 और ये CF4। गो टू कैश फ्लो मोड, सेकेंड क्लियर वर्क, कैश फ्लो इंटर एरो डाउन, C01, C01 है आपका 2490.4, 2490.4, इंटर एरो डाउन टू टाइम्स। C02 is 2714.54, इंटर एरो डाउन। C03 is 2931.7, फोर्थ इज 3136.92 प्लस 100,761.515,
0.515, इंटर एरो डाउन, एनपीवी आई पूछ रहा है, आई इज हाउ मच, 9.3%। तो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आया एज ऑन टुडे 79,595.46, 79,595.46। विच ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, 12 कर रहे थे। 79,595, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द क्लोजेस्ट। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, based on exhibit 1 and 2 and the proposed single stage FCFF model, the intrinsic value of company C's equity is closest to। आराम से बोल रहा है कि आपको इक्विटी का वैल्यू निकालना है, क्या चीज यूज करके? FCFF मॉडल यूज करके। इसका मतलब आप FCFF मॉडल से यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म, और उसके बाद अपने क्या माइनस करेंगे? वैल्यू ऑफ द डेट। वैल्यू ऑफ द डेट माइनस करेंगे एंड वी विल गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो करते हैं। दिस इज फॉर कंपनी सी। इस बार फोकस कर रहा हूँ कंपनी सी के लिए। लास्ट टाइम कंपनी ए ले लिया था मैंने, इस बार मेरे को कंपनी सी लेना है। लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इतना सारा नंबर्स, इतना सारा चीज रहता है, आपको पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यहाँ पे। कंपनी सी, टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी सीज इक्विटी, the team uses the FCFF approach, assuming a single stage model where FCFF is expected to grow at 5% indefinitely। ओ, सिंगल स्टेज मॉडल यूज कर रहा है तो इजी कर दिया ये तो आपके लिए। यहाँ भी कुछ बोला था क्या ये लोग? सिंगल स्टेज ही बोला था, ठीक है, परफेक्ट। तो काफी इजी कर दिया फिर तो। बट क्या आपने कंपनी सी का FCFF कहीं भी निकाले हैं क्या वैल्यू करंट ईयर का? आई डोंट थिंक सो। कंपनी सी कहीं भी नहीं निकाले। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला करंट ईयर का अपने निकालते हैं, फ्री कैश फ्लो मॉडल FCFF। लेट्स फाइंड आउट। FCFF निकालो कंपनी सी का। सबसे पहला फॉर्मूला अगेन ट्राई करो रिकलेक्ट करने का। कंपनी सी FCFF एज ऑन टुडे। कैश फ्लो से स्टार्ट करें, CFO से, बिकॉज वो डायरेक्टली दिया हुआ है अपने को, CFO दिया हुआ है। प्लस नॉन कैश चार्जेस ऐड करना है क्या? नहीं, बिकॉज वो CFO में ऐड हो चुका। बट इसके अंदर में इंटरेस्ट इंटू 1 - T, इंटरेस्ट और पोस्ट टैक्स क्या हुआ है? माइनस हुआ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। तो प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T, माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, माइनस व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी आ चुका CFO के अंदर में। तो CFO कितना दिया हुआ है कंपनी सी का? 18163, 18163 प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ था नीचे, सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट दिया हुआ था। इंटरेस्ट कितना है? 552। इंटरेस्ट इज 552। टैक्स रेट आपको उसके अंदर में दिया हुआ था, जो आपका नेक्स्ट वाला डेटा था एग्जिबिट नंबर 2 में। टैक्स रेट कितना है? 30%। सो पोस्ट टैक्स कितना हो जाएगा? 0.7, 0.7 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ध्यान दीजिएगा, वेदर इट इज नेट कैपेक्स, मतलब कैपेक्स है या सेल प्रोसीड्स है। 3463 नेगेटिव है, और नेगेटिव यहाँ पे क्या बोल रहा है? परचेज है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? आउटफ्लो। 3463, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। 3463। चलिए FCFF निकालते हैं। 552 इंटू 0.7 प्लस 18163 माइनस 3463, यार आपका 15086.15086 ये करंट ईयर का आ गया। अब अपने को क्या करना है? नेक्स्ट ईयर का सिंगल स्टेज से। बट अपने को केसी भी चाहिएगा यहाँ पे, केसी विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड, राइट? और केसी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, केसी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आपको डायरेक्टली कहीं भी केसी नहीं मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ पे यू हैव कंपनी सी का। तो एक काम करो, सबसे पहला इसका WD, WD इज हाउ मच? 40%। तो 0.4 इंटू पोस्ट टैक्स KD, KD कितना दिया हुआ है? 6% इंटू 0.7, 6 इंटू 0.7, 4.2,
प्लस WE 40% डेट, इक्विटी कितना 0.6 इंटू KE, KE यहाँ पे आप निकाल लो डायरेक्टली निकालो। RM माइनस RF 7 इंटू 1.1 प्लस 3, 7 इंटू 1.1 प्लस 10.7, 10.7 तो कितना आ रहा है 10.7 इंटू 0.6, 4.2 इंटू 0.4, 8.1, 8.1% is your KC. The value of the firm as on today will be your 15086.40 जो कि आज का, इंटू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना बोला था सम्स में, 5% करके ग्रो करेगा, कांस्टेंट ग्रोथ 1.05 डिवाइडेड बाय व्हाट 0.081 माइनस 0.05, माइनस 0.05, तो 15086.4 इंटू 1.05 STO1 0.081 minus 0.05 STO2, RCL1 divided by RCL2. It's coming 5,10,990.97, 5,10,990.97। ये क्या आया, वैल्यू ऑफ द फर्म आया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था इक्विटी का वैल्यू, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द डेट माइनस करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट कहीं पे दिया है क्या ये लोग सम्स के अंदर में? जब सम्स पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ आया नहीं कोई मार्केट वैल्यू, हाँ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो होगा नहीं। नीचे डेटा में नॉट गिवन, यहाँ भी दिया हुआ नहीं है, यहाँ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, जो टारगेट डेट रेशियो है ना 40%, तो टारगेट डेट रेशियो 40% होने वाला है, इसका मतलब क्या इक्विटी कितना होगा 60%। अपने को इक्विटी का ही तो वैल्यू निकालना है। एक काम करो, मेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करना है, तो माइनस डेट इसका 40%, 40% कितना हो जाएगा इसका 40%, 2,04,396.39, ये माइनस होगा, तो जो आएगा दैट विल बी इक्विटी का वैल्यू 510,990.97 इंटू 0.6, 306,594.58, दिस इज इक्विटी। ठीक है, तो क्या वैल्यू ऑफ द फर्म किया, इंटू 0.6 कर दो डायरेक्टली। ये 40% तो दिखाने के लिए मैं माइनस कर रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली 0.6 करो तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगा, विच इज 3,06,594. 306,595, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्लोजेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग, राइट। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 बड़ा सम था, 7 to 13 थोड़ा सा बड़ा था, एंड ऑब्वियसली एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव था, 100% एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव था वो वाला सम। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, the term free cash flow is frequently applied to cash flows that differ from definition of free cash flow for the firm that should be used to value a firm. Two such definitions of free cash flow are given below. पूरा नीचे free cash flow का definition दिया हुआ है। Compare these two definitions for free cash flow with the technically correct definition of FCFF used in our coverage of the topic. बोल रहा है कि जो आपको नीचे ये डेफिनेशंस दिया हुआ है, उसको आप जो फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म जो अपने सीखे हुए आज तक उसका फॉर्मूला, उससे आप कंपेयर करके बताओ। 14 में FCF इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, सही चल रहा है अभी तक, माइनस कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड थोड़ी माइनस करते हैं, माइनस कैपेक्स, माइनस कैपेक्स ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल, व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल, व्हाट अबाउट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जो ऐड करना है, ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। 14 में पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट भी नहीं किया हुआ है, और कैश डिविडेंड फालतू का माइनस किया हुआ है, और वर्किंग कैपिटल भी नहीं किया हुआ ये लोग माइनस। 15 में सीएफओ से स्टार्ट कर रहा है, तो सीएफओ तो आज अपने किए थे कि एफसीएफएफ अगर अपने कैलकुलेट करेंगे तो सीएफओ में क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सीएफओ प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। सीएफओ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट ऐड करना है फर्म के लिए, माइनस क्या फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। देखते हैं क्या किया है लोग, सीएफओ फिर माइनस कैपेक्स किया है, व्हाट अबाउट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जो ऐड करना है, क्योंकि सीएफओ में तो
पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस क्या आ रहा है ना, अपने तो फर्म का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो फर्म में तो अपने को पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, एड बैक। तो 15 भी रॉन्ग हो गया आपका, 15 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो 14 15 में सिंपली यही बताना था कंपेयर करके वो रॉन्ग है या राइट है, तो वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 टू 18। अच्छा 16 टू 18 यहाँ पे डेटा नहीं है, मतलब जो सम है ये रॉन्ग है, रॉन्ग इन द सेंस डेटा नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाफोर्स सिस्टम इनकॉर्पोरेशन हैज अ नेट इनकम ऑफ 285 million फॉर द ईयर 2020 यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन हियर। डेटा है ही नहीं, गिवन हियर shows the adjustment of net income that would be required to calculate FCFF, FCFE and all, right? तो 16 18 को इग्नोर कर देते हैं because data is missing. Next question number 19 to 20। 19 to 20 देखो ये भी अगेन एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव वैसे नहीं है बिकॉज ऑप्शन नहीं, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए तो एकदम सही है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है बट ऑब्वियसली ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग द FCFA वैल्यूएशन अप्रोच एस्टिमेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू निकालना है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड पर शेयर इक्विटी का वैल्यू, ठीक है। तो FCFF अप्रोच यूज करके आपको सबसे पहले फर्म का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, तो अगर डेट और प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा तो माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, पर शेयर का इक्विटी वैल्यू निकालना है, तो डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स, तो अपने को इक्विटी का वैल्यू पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। यूजिंग द FCFE वैल्यूएशन अप्रोच एस्टिमेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड पर शेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। बोल रहा है अब क्या यूज करना है आपको, FCFE अप्रोच से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो डायरेक्टली निकल जाता है, राइट। चलिए चलते हैं, सब में प्रैक्टिस हो रहा है। PAM is evaluating PANOF accelerator by using the FCFF and FCFE valuation। तो ये जो फैम है ये कंपनी को evaluate कर रहा है by using what FCFF and FCFE approach। PAM has collected the following information currency in euro। यहाँ पे नीचे आपको डेटा दिया हुआ है। PANOF has a net income of 250 million, net income दिया 250, depreciation is 90 million, capex is 170 and increase in working capital of 40 million। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, तो अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल इन्वेंट्री वगैरह इंक्रीज हो रहा है। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है इसका मतलब आपका पैसा पैसा अटका हुआ है, इट विल टेक सम टाइम, सो इट्स लाइक अ कैश आउटफ्लो। तो इंक्रीज बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोलता मीन्स योर करेंट लायबिलिटी वुड हैव बीन हायर देन दी करेंट एसेट्स, देन यू वुड हैव एडेड, तब आप क्या करते ऐड। बट यहाँ पे इंक्रीज बोल रहा है मतलब करेंट एसेट्स आर मोर देन करेंट लायबिलिटी, you'll have to subtract। PANUF will finance 40% of the increase in the net fixed assets, capex less depreciation, and 40% of the increase in the working capital with debt financing। अच्छा ये लोग उसमें चला गया सेल्स बेस्ड मेथोडोलॉजी, वो जो इक्वेशन रहता था नेट इनकम माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस डेट रेशियो, फिर माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 माइनस डेट रेशियो, माइनस वर्किंग कैपिटल 1 माइनस डेट रेशियो। यहाँ पे आपको दे दिया सिंपली कि 40% डेट यूज कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के लिए, और बचा हुआ पैसा 60% इज व्हाट, इक्विटी। ये चीज ध्यान रखना, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन, कल भी ऐसा स्क्वाइजर में सम्स किए थे, कैपेक्स लेस डेप्रिसिएशन करके। इंटरेस्ट एक्सपेंस आर 150 million, द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट इज 1800 million। ये काम आने वाला है इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। FCFF is expected to grow at 6% indefinitely, ठीक है, तो 6% is the growth rate of FCFF। FCFE का growth rate is 7%, tax rate is 30%। PANOF is financed with 40% debt and 60% equity। The before tax cost of debt is 9% and before tax cost of equity is 13%। PANOF has 10 million shares outstanding। तो देख लो सारा फिगर्स, ऑल दी फिगर्स आर इन मिलियन ना, हाँ सारा फिगर्स आपका मिलियन में। एक काम करो, सबसे पहला लेट्स कैलकुलेट बैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो, तो इट विल बी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 9%, 9 इंटू 0.7। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ प्लीज, अब डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करते हैं। सबसे पहला केडी निकाल रहा हूँ पोस्ट टैक्स, 9 इंटू 0.7 इंटू 40% डेट है, 40% ऑफ डेट 0.4, तो 2.52 आ रहा है आपका। और के ई इंटू डब्ल्यू ई 13 इंटू 0.6 प्लस RCL 1 10.32, वैक इज 10.32, कंफर्म करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19 में वैक जो आ रहा है दैट इज 10.32।
10.32%। थोड़ा सा हैबिट बिल्डअप करो, ये सब कुछ लिखेंगे नहीं अब डायरेक्टली, अब थोड़ा सा कैलकुलेटर पे स्पीड अप करते हैं, ठीक है। फिर क्या निकालना है मेरे को, यहाँ पे पूछा क्या था आपसे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है FCFF वैल्यूएशन अप्रोच यूज करके। एक काम करो, सबसे पहला करंट ईयर का FCFF निकाल लो, करंट ईयर का FCFF निकाल लो नेट इनकम यूज करके। FCFF इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, बिकॉज आपको डायरेक्टली दिया हुआ था सेल्स बेस्ड मेथोडोलॉजी के थ्रू। तो एक काम करते हैं, जो सेकंड वाला फॉर्मूला वो अप्लाई करो, नेट इनकम माइनस depreciation plus depreciation into 1 minus debt ratio minus fixed capital investment into 1 minus debt ratio minus working capital investment into 1 minus debt ratio। बट सम्स में क्या बोला था कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन क्या है, नेट ऑफ हुआ हुआ है। इसका मतलब दिस फॉर्मूला विल बिकम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन को ब्रैकेट में डाल देते हैं इंटू 1 माइनस डेट रेशियो माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू 1 माइनस, राइट। चलिए, नेट इनकम is 250 minus fixed capital investment is 170 minus depreciation 90, तो 170 minus 90, डेट रेशियो 40% बोला था, इसका मतलब इक्विटी कितना बन जाएगा 0.6 माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 40 इंटू 0.6। चलिए, करंट ईयर का FCFF निकालिए, करंट ईयर का FCFF निकालिए। तो 250 माइनस 48 माइनस 24, कितना आ रहा है 178 मिलियन FCFF, राइट। करंट ईयर का FCFF आ रहा है 178। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म जो पूछा आपको, करंट ईयर का FCFF 178 इंटू ग्रोथ रेट कितना था, हाउ मच वाज योर ग्रोथ रेट FCFF का 6%, तो दिस विल बी 1.06 डिवाइडेड बाई KC माइनस G, KC अपने निकाले थे 10.32%, तो दिस विल बी 0.1032 माइनस 0.06। 436 436 7.59, this is value of the firm, this is value of the firm। ठीक है, ये अपना एक पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा था, वैल्यू ऑफ द फर्म निकल गया, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा यहाँ से, बाई यूजिंग दी FCFF। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बोला था कहीं पे, ये रहा 1800 मिलियन, तो माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी 4367.59 माइनस क्या 1800। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ बात नहीं हुआ, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स भी रहता तो केसी में लेता, आई वुड हैव टेकन इन केसी एंड आई वुड हैव रिड्यूस्ड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ debt and equity, debt and preference shares to calculate the market value of equity। बट यहाँ पे बोला नहीं है तो लेट्स नॉट टेक दैट प्रेशर। 2567.59 वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर बोला था वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर, पर शेयर, तो 2567.59 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ये मिलियंस में था सारा नंबर्स अभी तक। नंबर ऑफ शेयर्स कितना 10 मिलियन है, ये भी मिलियंस में, तो डिवाइडेड बाई व्हाट 10, तो क्या हो जाएगा 256 256.76
This was your question number 19. Next, question number 20. Using the FCFE valuation approach, estimate the total market value of equity and the per share value of equity. पूरा FCFE अप्रोच से आप निकालिए. एक सेकेंड रुको. ये FCFE वैल्यूएशन अप्रोच से टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म बोला था. ओ ओ ओ ओ एक एरर हो गया यहाँ पे. FCFF मैं निकाल रहा था, सॉरी. आपका पूरा चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन, तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, सॉरी. ये दिस शुड बी FCFE. हम लोग भी कोई बताया नहीं. दिस शुड बी FCFE. ये FCFE होगा ना, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. ये जो पूरा इक्वेशन है ये तो FCFE का इक्वेशन है. ये मैं गलती से FCFF ले लिया था, माई बैड. कोई बात नहीं, उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे. 178 मिलियन, 178 मिलियन इज FCFE के थ्रू करेंट ईयर का. तो एक काम करो, इस कैलकुलेट कर ही लिया यहाँ पे. थोड़ा बहुत चेंजेस ले आते हैं यहाँ पे. इसको हटा देता हूँ मैं. FCFE 178 आ गया, और यहाँ भी चेंज होगा. ग्रोथ रेट विल ऑल्सो चेंज. वैल्यू ऑफ द इक्विटी थ्रू FCFE ये निकाल लेता हूँ मैं, सेकंड वाला चीज. हाँ, तो 178 ग्रोथ रेट कितना बोला है FCFE का? 7%. तो दिस विल बी 0.07. और KE कितना है? 13%. तो 0.13 माइनस ग्रोथ 0.07. राइट. कितना आ जाएगा? 178 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाई 0.06, 3174.33. ये वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकला. पर शेयर का वैल्यू विल बी 3174.33 divided by 10 million. That will be 317.433. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, एक्चुअली आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया. यूजिंग द FCFE वैल्यूएशन अप्रोच, एस्टिमेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालिए एंड पर शेयर का भी वैल्यू निकालिए. ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया एक्चुअली आपका. दिस इज फाइन. एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 19 निकालते हैं. कोई बात नहीं. यूजिंग द FCFE वैल्यूएशन अप्रोच, एस्टिमेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. तो FCFF अप्रोच के लिए क्या कर सकते हैं अपने, डायरेक्टली नेट इनकम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. FCFF इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी. So they are asking for company B. Don't we need to add interest also? इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड करना है मेरे? यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों ऐड करना है आपको? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फॉर इक्विटी ना. इक्विटी में तो नहीं होने वाला, नेट इनकम में माइनस ही रहने वाला है. इज इट फाइन? इंटरेस्ट नहीं ऐड करना है ना यहाँ पे. आई थिंक आप FCFF को लेके पूछ रहे होगे. योर क्वेश्चन शुड बी ऑफ FCFF. तो यहाँ पे ऐड कर दिया ना, प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी. तो नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस. हाँ ओके. बोल रहा है कि पहले आप FCFF कैलकुलेट कर रहे थे, बट एक्चुअली दैट फॉर्मूला वाज रॉन्ग. वो फॉर्मूला किसका था? FCFE का. दैट वाज फॉर FCFE. मैंने गलती से FCFF लिख दिया था. दैट विल बी ऑफ FCFE. अब FCFF कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कर लिए, माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल. चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा है अपने पास. 250 नेट इनकम
प्लस नॉन कैश चार्जेस डिप्रिसिएशन कितना है 90, प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट आपको तो दिया हुआ 150, टैक्स रेट कितना है 30 तो 0.7, माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल 170 एंड वर्किंग कैपिटल इज 40, तो माइनस 170 माइनस 40, आपका FCFF निकल जाएगा। माइनस 170, 235 आ रहा है क्या? 235 आ रहा है क्या? सबको एक प्लीज कंफर्म करो। 235 FCFF as on today. Value of the firm will be expected FCFF next year का 235 into ग्रोथ रेट क्या बोला था 6%, 1.06 डिवाइडेड बाई KC माइनस जी, KC निकाले थे 0.1032, 0.1032 minus growth rate is 0.06. So this will be 235 into 1.06, 0.1032 minus 0.06 STO2 L1 divided by RCL2, 5766.20. This is value of the firm माइनस डेट का मार्केट वैल्यू अपने को करना है, कितना था डेट का मार्केट वैल्यू 1800, 1800 माइनस कर दीजिए, 3966.203, दिस इज इक्विटी का, दिस इज योर इक्विटी का वैल्यू, ये निकल गया। फिर टोटल अपने को पर शेयर का वैल्यू भी पूछा था, तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 10 मिलियन, 396.2, दिस इज इक्विटी पर शेयर, इज इट फाइन। वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाल लिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 is also done. Next, question number 21 and 22. 21 and 22 डेटा तो काफी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, पहले मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ। अच्छा, FCFF और FCFE कैलकुलेट करने बोल रहा है, FCFF और FCFE कैलकुलेट करने बोल रहा है 21 22 में। चलो क्वेश्चन देखते हैं 21 22। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, डायरेक्टली डेटा ही दिया हुआ है। लाफोर्ज सिस्टम इनकॉर्पोरेशन बैलेंस शीट इन मिलियंस 2019 एंड 2020, तो 2019 और 2020 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, टोटल करंट एसेट्स, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट एफए, फिर लायबिलिटीज दिया हुआ है, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूड टैक्स एंड एक्सपेंस, दिस इज फाइन। और क्या डेटा अपने पास, और क्या डेटा है, PNL है 31 दिसंबर 2020 का, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, रेवेन्यू, ओपेक्स, एबिडा, डेप्रिसिएशन, EBIT, इंटरेस्ट, टैक्सेस 40% है, नेट इनकम, डिविडेंड एंड एडिशन टू रिटेन अर्निंग्स। कैश फ्लो भी दिया आपको 2020 का, नेट इनकम, ऑल दी एडजस्टमेंट्स, CFO। अब एक सेकेंड, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 349, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नोट्स पेबल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इशू, नेगेटिव नेगेटिव, कॉमन स्टॉक डिविडेंड 90 पॉजिटिव। नोट, सप्लीमेंट्री डेटा भी दिया हुआ नीचे, इंटरेस्ट पेड एंड इनकम टैक्सेस पेड। नोट में क्या लिखा है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज shows the use of a convention by which positive number of 349 and 40 for cash used for investing activity and cash used for financing activity respectively are understood to be subtraction because cash used is an outflow। तो क्या बोल रहा है ये, जो 349 CFI है ना, CFI कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसको क्या मानो आउटफ्लो,
बोल रहे नेगेटिव नहीं लिखे है, बट यहाँ पे बोलने का मतलब है कैश यूज्ड इज एन आउटफ्लो, कैश यूज कर रहे हैं तो मतलब आउटफ्लो है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया तो मतलब पॉजिटिव, तो फील आ रहा है कि यार सेल किया है, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट, परचेज। तो 349 इज परचेज, ध्यान में रखना, 349 इज योर परचेज। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो नेगेटिव है वो एक्चुअली इनफ्लो है। तो आपका 10 और 40 का इनफ्लो और 90 का आउटफ्लो, तो नेट नेट 40 का आउटफ्लो। 10 और 40 का इनफ्लो नोट्स पेबल और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इशू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब इनफ्लो है वैसे। तो 1040 वैसे नेगेटिव लिखा है, बट ये लोग बोला उल्टा लो, 1040 को पॉजिटिव लो और 90 को क्या, नेगेटिव। तो 40 का एक्चुअली इट्स एन आउटफ्लो। इज इट फाइन, समझ में आया आपको चीज? नीचे जो लिखा है स्टेटमेंट में, आर अंडरस्टूड टू बी सब्ट्रैक्शन बिकॉज कैश यूज्ड इज एन, तो 40 इज योर आउटफ्लो एंड 40 इज योर आउटफ्लो, 349 इज ऑल्सो आउटफ्लो। बट 10 और 40 क्या है, इनफ्लो। अपने को ये काम लगेगा, 10 और 40 वाला काम लगेगा नेट बोरिंग के केस में। 50 याद रखना, नेट बोरिंग है, पॉजिटिव। फॉर लाफोर सिस्टम whose financial statements are given, problem number 2, show the adjustment from the current levels of CFO 427। CFO क्या 427 है क्या, चेक करते हैं। हाँ है 427। EBIT 605 and EBITDA 785, to find FCFF and FCFE। तो पूरा आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, पूरा फॉर्मूलाज आपको रिकैप कराने का वापस से अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पूरा कि आप FCFF फाइंड आउट करो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 में, थ्रू CFO, थ्रू EBIT एंड थ्रू EBITDA। तो आपको तीन तरीके से निकालना है CFO, सॉरी FCFF निकालना है। फर्स्ट फ्रॉम दी CFO, सेकंड फ्रॉम EBIT एंड थर्ड इज फ्रॉम EBITDA। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। FCFF, तो सबसे पहला क्या, CFO से, FCFF CFO याद करो फॉर्मूला। CFO से अगर अपने स्टार्ट करें, व्हाट आर दी एडजस्टमेंट्स वी नीड टू परफॉर्म, डिप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस टी। डिप्रिसिएशन कुछ करना है क्या, नहीं, नहीं करना है ना, बिकॉज CFO के अंदर में ऑलरेडी ऐड हो चुका। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, यस, बिकॉज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हुआ है, विल हैव टू ऐड माइनस फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी आ चुका। CFO कितना बोला है सम्स में, 427 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ था 130, 130 पोस्ट टैक्स 130 का 0.6, 130 का पोस्ट टैक्स 78 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आउटफ्लो है माइनस 349। चलिए 78 प्लस 427 माइनस 349, 156 आ रहा है, 156 आ रहा है थ्रू CFO। नेक्स्ट FCFF, नेक्स्ट अप्रोच क्या बोला था, EBIT 605। तो EBIT से सबसे पहला सोचो क्या करना है एडजस्टमेंट, पोस्ट टैक्स कर ले, डिप्रिसिएशन कुछ करना है क्या, डू वी नीड टू ऐड डिप्रिसिएशन, यस, क्योंकि डिप्रिसिएशन क्या हुआ यहाँ पे माइनस हो गया, नॉन कैश चार्जेस माइनस हो गए, तो प्लस डिप्रिसिएशन और नॉन कैश चार्जेस। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, जरूरत नहीं है, बिकॉज जब माइनस ही नहीं हुआ तो प्लस क्यों करना, माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। EBIT कितना दिया हुआ सम्स में, 605, चेक कर लेते हैं PNL में जाके। 605, तो 605 टैक्स रेट वॉज 40%, टैक्स कितना था 40%, तो उसका पोस्ट टैक्स 0 प्लस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना था सम्स में, हाउ मच वाज योर डिप्रिसिएशन, 180, 180 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज 349 माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट चेक करो, इसका टोटल, इसका टोटल, तो 39 नेगेटिव प्लस 44 माइनस 22
-23, 38 38 आ रहा है, ठीक है। तो 39 प्लस 44 ये आउटफ्लो है, -22 माइनस व्हाट 23, तो 38 का आउटफ्लो है, माइनस व्हाट 38। चेक कर लो, 156 आना चाहिए, कंफर्म हो जाएगा। 605 इंटू 0.6 प्लस 180 माइनस 349 माइनस 38, 156, राइट। कोई भी अप्रोच से आप करो, सब आना तो सेम ही है। थर्ड, FCFF थ्रू एबिडा बोला था, EBITDA, ठीक है, एबिडा से करना है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर में इंटरेस्ट माइनस कर लो, इंटरेस्ट माइनस कर लो, और डिप्रिसिएशन भी माइनस कर लो, फिर तो एबिट ही हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे इंटरेस्ट भी डिप्रिसिएशन भी माइनस कर लेगा तो क्या, अच्छा इंटरेस्ट माइनस करने से तो वो हो जाएगा। एक सेकेंड, काम करते हैं, इसके अंदर में FCFF के थ्रू पूछ रहे हैं ना। 1 माइनस टैक्स करो, मत करो इंटरेस्ट वगैरह डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ एडजस्टमेंट मत करो। इनफैक्ट एबिडा का तो अपने फॉर्मूला जानते ही है। एबिडा मतलब FCFF से अपने एबिडा से अपने FCFF कैसे निकालेंगे, एबिडा इंटू 1 माइनस टी प्लस डिप्रिसिएशन इंटू टैक्स शील्ड, रिमेंबर। ये पूरा सम्स के थ्रू मैंने आपको समझाया भी था कि अगर अपने को FCFF निकालना है थ्रू एबिडा तो कैसे निकालेंगे, तो एबिडा इंटू 1 माइनस टी प्लस डिप्रिसिएशन इंटू टैक्स शील्ड माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वेरी इजी। तो एबिडा कितना दिया हुआ है सम्स में, 785, तो 785 इंटू 0.6 प्लस डिप्रिसिएशन इज 180, टैक्स रेट ऑफ 0.4 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इज 349। मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, बस यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है अपना, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल 38 करो, 156 आना चाहिए। 785 इंटू 0.6 156, तो ये अपना आ गया FCFF फ्रॉम CFO एबिट एंड एबिडा। नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 21। सिमिलर फैशन में अपने को 22, क्वेश्चन नंबर 22, FCFE निकालना है, FCFE निकालना है फ्रॉम CFO। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना है। सोचो क्या करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, क्या ऐड या प्लस करना है, सोचिए एक बार। नॉन कैश चार्जेस ऐड करना है क्या, नो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन एडेड। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी का कोई एडजस्टमेंट, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वी आर ट्राइंग फॉर व्हाट, इक्विटी, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फॉर इक्विटी, एंड इक्विटी के अंदर में इक्विटी के लिए यहाँ पे CFO में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी हटा हुआ है, तो वी नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग। माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल इज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड हियर, प्लस नेट बोरिंग, प्लस व्हाट नेट CFO 427 माइनस ये परचेज था 349 प्लस नेट बोरिंग। अब रुकिए, नेट बोरिंग में क्या लेना अपने को, नोट्स पेबल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बट 40 वाज आउटफ्लो, ये जो 40 था नेट ये आउटफ्लो था, तो 90 आउटफ्लो था, ये क्या था बोरिंग, मतलब अपने पैसा लिए, तो 10 प्लस 40 इज योर इनफ्लो, सो दिस विल बी व्हाट पॉजिटिव, दिस विल बी व्हाट पॉजिटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा। 10 प्लस 40 आउटफ्लो नहीं है, लिखा हुआ नेगेटिव सेंस में, बट इट इज नॉट एन आउटफ्लो, इट इज एन इनफ्लो, इशू किया, प्लस 50, तो 427 माइनस 349 प्लस 50, 128, 128 इज योर FCFE टू CFO। सेकंड, FCFE अपने को निकालना है टू एबिट, तो एबिट इंटू 1 माइनस टी, और क्या करें, नॉन कैश चार्जेस ऐड करो, नॉन कैश चार्जेस ऐड करो, बिकॉज माइनस हुआ है, इंटरेस्ट का कुछ एडजस्टमेंट नहीं होने वाला, माइनस फिक्स्ड कैपिटल माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट
प्लस नेट बॉरोइंग प्लस व्हाट नेट बॉरोइंग। तो EBIT यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे अपने निकाले थे ऑलरेडी 605.6 605 इंटू 0.6 प्लस नॉन कैश चार्जेस में डिप्रिसिएशन था सम्स में 180। मैं सब कुछ ऊपर से ले ले रहा हूँ सम्स 180 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज 349 माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे लिए थे ना अपने, हाँ ये रहा 38 माइनस 38 प्लस नेट बोरिंग वाज 50। जो भी ऊपर में नंबर्स था मैं सब कुछ ले लिया यहाँ पे 605 इंटू 0.6 अच्छा एक सेकंड रुको, तो EBIT इंटू 1 - T। अच्छा इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया क्या हमने? इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फॉर होम इक्विटी के लिए। तो EBIT में से इंटरेस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट तो किसको पे करना है? डेट होल्डर्स को, डेट होल्डर्स को पे करना है। तो एक काम करो, इसको EBIT माइनस इंटरेस्ट कर लो। तो 605 में से इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा दो, इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा दो प्लीज। बेसिकली आपका नेट इनकम बन जाएगा वो, तरीके से आपका नेट इनकम बन जाएगा EBIT इंटू 1 माइनस इंटरेस्ट। इनफैक्ट यहाँ पे दिया हुआ ही था ये ना, EBIT 605 माइनस 130 475 475 राइट। तो EBIT में से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा अपने को इक्विटी के लिए। 475 इंटू 0.6 प्लस 180 माइनस 349 माइनस 38 प्लस 128 128। ठीक है। थर्ड FCFE एबिडा से निकालने बोला आपको, EBITDA। तो क्या करें इसके अंदर में, एक काम करो माइनस इंटरेस्ट कर लो, माइनस इंटरेस्ट कर लो और माइनस डिप्रिसिएशन भी कर लो, माइनस इंटरेस्ट और माइनस डिप्रिसिएशन। तो एक्चुअली क्या बन गया आपका PBT इंटू 1 - T। ये क्या बन जाएगा आपका पैट प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट बोरिंग। एबिटा कितना दिया हुआ है सम्स में 785 माइनस इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन 180 एंड 130 130 180 और पोस्ट टैक्स। ये एक्चुअली नेट इनकम ही बन जाएगा प्लस नॉन कैश चार्जेस वगैरह ऊपर का कॉपी कर ले रहे, माइनस 349 माइनस 38 प्लस 50। कैलकुलेट करके देख लो 12080 आने वाला है, कैलकुलेट करके देख लीजिए 12080 आएगा। 785 माइनस 130 माइनस 180 475 इंटू 0.6 प्लस 180 माइनस 349 माइनस 38 प्लस 50 128 राइट। CFE यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 28, 23 से 28 पहले लेंथ देख लेते हैं, लेंथ तो है 23 से 28 कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 23 से 28। Lake is preparing a presentation that analyzes the valuation of the common stock of two companies। ठीक है, तो ये क्या टू कंपनीज को इवेलुएट कर रहा है, वैल्यूएशन उसका, अंडर कंसिडरेशन एज एडिशन टू हिज फर्म्स रिकमेंडेड लिस्ट। तो बोल रहा है कि इसका जो ये इन्वेस्टमेंट फर्म में होगा, तो बोल रहा है दो कंपनी आया है इसके लिस्ट के अंदर में, फॉर दैट ही इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन।
For that analyzes the valuation of companies of two stocks, two companies. दो कंपनी का नाम क्या है? इमेरल्ड कॉर्पोरेशन है, हॉल्ट कॉर्पोरेशन. इमेरल एंड हॉल्ट कॉर्पोरेशन. Legg has prepared preliminary valuation of both companies using an FCFE model and is also preparing a value estimate for Emerald using a dividend discount model. तो बोला सबसे पहला he is trying to find out value using the FCFE model दोनों कंपनी के लिए, and for Emerald he is using what? DDM model. Halt's 2019 and 2020 financial statement contained in exhibit number 1 and 2 are prepared in accordance with US GAAP. तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर हुआ हुआ है. 2019, 2020. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, पेबल, accrued taxes and expenses, notes payable, long term debt. ठीक है. कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स. फिर इनकम स्टेटमेंट दिया फॉर 2020 हॉल्ट का. रेवेन्यू, कॉग्स, एसजीएनए एक्सपेंसेस, एबिडा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, एबिट, टैक्स, इनकम टैक्स दिया रेट 32%, नेट इनकम 485. ठीक है. ले प्रेजेंट्स हिज वैल्यूएशन ऑफ द कॉमन स्टॉक ऑफ एमरल्ड एंड हॉल्ट टू हिज सुपरवाइजर. बोल रहे जो ले गया ना अपने सुपरवाइजर को, ये जो प्रेजेंटेशन है वैल्यूएशन करके दिखा रहा है, और उसका नाम क्या है सुपरवाइजर का? स्मिथ. स्मिथ हैज द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड कमेंट्स. अच्छा, तो देखो यहाँ पे स्मिथ क्या ये क्वेश्चंस पूछ रहा है और नीचे पैराग्राफ में ले उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 द स्मिथ हिज सुपरवाइजर इज आस्किंग एंड लेग इज रिस्पॉन्डिंग. तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स होना चाहिए. 4 पॉइंट में वो आंसर दे रहा है. सबसे पहला क्वेश्चन उसका सुपरवाइजर क्या पूछ रहा है उससे? आई एस्टिमेट दैट एमरल्ड्स लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 20%. तो पे आउट 20 है एंड इट्स ROE इज 10% ओवर द लॉन्ग टर्म. यहाँ से मेरे को ग्रोथ का फील आ रहा है. पे आउट अगर 20 है तो रिटेंशन कितना? 80%. पे आउट अगर 20% है तो रिटेंशन कितना? 80%. ROE इज 10%. ROE इज 10%. इसका मतलब ग्रोथ रेट क्या होगा? मिनिमम 8%. ग्रोथ रेट विल बी 8%, कम से कम. तो 0.8 इंटू 10%. यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर दिया है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद आंसर पढ़ रहा हूँ, ये दोनों आपस में क्या डिस्कस कर रहा है, एंड देन वी विल चेक द क्वेश्चन. ले रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ द स्मिथ्स पॉइंट एज फॉलोज. सबसे पहला, आई विल यूज योर एस्टिमेट्स एंड कैलकुलेट एमरल्ड्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिविडेंड ग्रोथ रेट. तो ये जूनियर क्या बोला सीनियर को कि आप जो बोल रहे हो आई विल डू अकॉर्डिंगली. मतलब जो आप कैलकुलेशन करवा रहे हो, जो एस्टिमेट आप ले रहे हो, वी विल डू. इसका मतलब ग्रोथ रेट कितना होगा? 8%. क्वेश्चन में देखते हैं पूछा है क्या. Which of the following long-term FCFE growth rate is most consistent with the facts and stated policy of Emerald? Option number C, 8% और हायर. मिनिमम 8% तो होना ही चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछा है स्मिथ. Why did you use an FCFE model to value Halt common stock? Can you use a DDM instead? बोला FCFE क्यों यूज कर रहा है? तुम DDM मॉडल भी यूज कर सकता था क्या? क्या आंसर दे रहा है? There are two reasons why I used FCFE model to value Halt's common stock instead of using a DDM model. बोल रहा है DDM model use नहीं करके why I have used FCFE model. The first reason is that Halt's dividend have differed significantly from its capacity to pay dividend. बोल रहा है DDM model क्यों नहीं यूज किया? बोल रहा वो जो डिविडेंड पे कर सकता था, that he has not paid dividend because according to his capacity, what was his capacity and versus what he is paid is different. एकदम सही बोल रहा है कि आप जितना डिविडेंड पे कर सकते थे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यू हैव नॉट पेड, यू हैव पेड डिफरेंटली. तो इन दैट सिनेरियो डीडीएम मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड, यू हैव टू यूज व्हाट? एफसीएफई. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये सही बोल रहा है, फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन इज दैट Halt is a takeover target, and once the company is taken over, the new owners will have a discretion over the use of free cash flow. एकदम करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. सबसे पहला क्या था कि डिविडेंड का डिफरेंट कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज द डीडीएम मॉडल. सेकंड क्या बोला? टेक ओवर टारगेट, कंट्रोलिंग स्टेक अगर होगा, यू हैव टू यूज व्हाट? फ्री कैश फ्लो मॉडल. तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट है, राइट. आपसे पूछा था एफसीएफई मॉडल कब यूज कर सकते हो. Do the reasons provided by the Lake supports his use of the FCFE model to value Halt's common stock instead of using a DDM? Yes, both of these statement. Option number B बोल रहा है no because dividend situation argues in favor of using the DDM. Wrong. Option number C,
because FCFE is not appropriate for investors taking a control perspective. This is also wrong. Control perspective आएगा तो we'll have to use what? Free cash flow. ठीक है, तो क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ रहा है, कमेंट पढ़ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन चेक कर रहा है, बिकॉज फील आ जाता है ना ये से कि इसमें से पक्का ये लोग क्वेश्चन पूछ ही रहा होगा. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. How did Halt's FCFE for 2008 compared with its FCFF for the same year? How did Halt's FCFE for 2008 compare with its FCFF for the same year? Okay, FCFE और FCFF को compare कर रहा for 2008. I recommend you use an FCFF model to value Halt's common stock instead of using an FCFE model because Halt has had a history of leverage changes in the past. एकदम सही बोल रहा है. जब कैपिटल स्ट्रक्चर वोलेटाइल होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर वोलेटाइल होता है, मतलब अगर डेट ले रहा है ज्यादा या डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी कम कर रहा है, इन दैट सिनेरियो विल हैव टू यूज व्हाट? एफसीएफएफ. तो बोल रहा है इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग और इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग द इक्विटी थ्रू एफसीएफई मॉडल, बोल रहा आप एफसीएफएफ मॉडल के थ्रू कैलकुलेट करो. एफसीएफएफ मॉडल के थ्रू तो वैल्यू ऑफ द फर्म आएगा, उसके बाद अपने क्या करेंगे, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू विल हैव टू रिड्यूस टू कैलकुलेट व्हाट? इक्विटी वैल्यू. देखते हैं क्या बोला उसके कमेंट में. I will calculate Halt's FCFF for 2020 and estimate the value of Halt's common stock using an FCFF model. बोला आप जो बोले मान लेते हैं. FCFF मॉडल का अपने 2020 का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसके थ्रू विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट? कॉमन स्टॉक का वैल्यू. राइट, तो लोग देखते हैं FCFF मॉडल पूछ रहा है कैलकुलेट करने या FCFE. Halt's FCFF for 2020 is closest to, फिर देखो FCFE भी पूछ लिया for 2020. ठीक है, तो सबसे पहले अपने FCFF कैलकुलेट करते हैं for 2020. यहाँ पे अपने को क्या डेटा दिया हुआ था? 2020 का ही डेटा दिया हुआ था. तो लेट्स कैलकुलेट FCFF. दिस इज क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, FCFF निकालना है अपने को. FCFF निकालना है तो नेट इनकम से निकाल सकते हैं. यहाँ पे कहीं कैश फ्लो दिया था क्या इस क्वेश्चन के अंदर में? नहीं, कैश फ्लो नहीं दिया हुआ था. मैं CFO सर्च कर रहा था, अगर CFO रहता तो और इजी हो जाता. कोई बात नहीं, नेट इनकम से निकालते हैं. वापस FCFF का फॉर्मूला थ्रू नेट इनकम. नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - T माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल. सबसे पहला नेट इनकम 485 प्लस नॉन कैश चार्जेस में यू हैव ओनली डिप्रिसिएशन 270 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - T. इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 195 और इनकम टैक्स रेट है 32. कैलकुलेट करो पोस्ट टैक्स कितना होगा? 1 - 0.32.68 इंटू 195. 132.60. 132.60 माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. चलिए बैलेंस शीट में जाते हैं. कोई एसेट सेल वगैरह कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो अपने कुछ माथा भी नहीं लगाने वाले हैं. वी विल डायरेक्टली टेक व्हाट? ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स का मूवमेंट. ठीक है, विच इज 4275 माइनस 3752. 4275 माइनस 3752. 523. 523 is your fixed capital investments minus change in working capital. तो changes in working capital देखते हैं. सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेना, AR लेना है. तो क्या बोला? 711 से बिकेम 770. तो AR कितना से इंक्रीज हुआ? 770 माइनस 711 59 से इंक्रीज हुआ. STO1 में डाल दो प्लीज. STO1 में डाल दो. इन्वेंट्री 780 से 846 हो गया. तो 846 माइनस 780 66 प्लस RCL1 125 का इंक्रीज हुआ आपका करंट एसेट्स. प्लीज इसको STO1 में डाल दीजिए. STO1 में 125 से करंट एसेट्स आपका इंक्रीज हुआ है. करंट लायबिलिटी चेक करें. करंट लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल
443 से 476, accrued taxes and expenses 114 से 149, ये दोनों लेना है. नोट्स पेबल विल बी टेकन एज व्हाट, शॉर्ट टर्म डेट. नोट्स पेबल में अपने क्या लेंगे, शॉर्ट टर्म डेट की तरह लेंगे, राइट. मतलब वी विल टेक इन दी टोटल बोरिंग्स के अंदर में इसको अपने लेने वाले हैं. नोट्स पेबल अपना करेंट लायबिलिटी कितना होगा, 476 प्लस 149 माइनस 443 माइनस 114, 68. ठीक है. अपना करेंट लायबिलिटी 68 है. STO2 RCL1 माइनस RCL2. 57 का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है. वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है दैट इज $57 का इंक्रीज. विल हैव टू डू माइनस 57 माइनस 57. चलो FCFF निकालते हैं. 485 प्लस 270 प्लस 132.6 माइनस 523 माइनस 57. 485 प्लस 270 प्लस 132.6 माइनस 523 माइनस 57. 307.6 आ रहा है. 307.6 आ रहा है. यही निकालने बोला था ना आपको. FCFF इन मिलियंस फॉर 2020. 307.6 मैच नहीं कर रहा है. अच्छा 308 क्लोजेस्ट है. 308 क्लोजेस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट देन. 308 क्लोजेस्ट है. 308. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, Halt's FCFE for 2020 is closest to. FCFE निकालना है. तो एक काम करते हैं, FCFF तो निकाला हुआ है अपना, वहां से FCFE निकाल लो. FCFF निकाला हुआ है, वहां से FCFE निकाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26. तो FCFE विल बी योर FCFF. इसके अंदर में इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी ऐड किया हुआ था. विल हैव टू सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इक्विटी का निकाल रहे हैं ना. विल हैव टू सब्ट्रैक्ट प्लस व्हाट, नेट बोरिंग. प्लस व्हाट, नेट बोरिंग. FCFF अपना निकाला हुआ है 307.6 माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी विच इज 132.60 प्लस नेट बोरिंग. नेट बोरिंग अपने को चेक करना पड़ेगा बैलेंस शीट में जाके. नेट बोरिंग आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों आ जाएगा. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों आ जाएगा. तो देखो 450 से 465 हो गया. 15 से बोरिंग इंक्रीज हुआ है. एंड लॉन्ग टर्म डेट 1515 से 1575 इंक्रीज हो गया. ठीक है. तो कितना हुआ नेट में, टोटल कितना हो गया, ऊपर में 15 का इंक्रीज, नीचे में 60 का इंक्रीज. तो 15 और 60, 75 से इंक्रीज. नेट बोरिंग प्लस 75. So this will be your 307.6 minus 132.6 plus 250. 250 is your FCFE. चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट 27. लेज कमेंट अबाउट नॉट कंसिडरिंग डिक्रीजेस इन इन्वेंट्री. अच्छा इसका कमेंट देखना पड़ेगा, ये कमेंट अपने देखे नहीं है. फोर्थ, in the last 3 years about 5% of the Holt's growth in FCFE has come from decrease in inventory. पूरा FCFE में जो ग्रोथ आया ना लास्ट 3 years में, दिस इज ड्यू टू इन्वेंट्री के डिक्रीज से. क्योंकि इन्वेंट्री अगर बिकेगा तो पैसा आएगा. इफ इन्वेंट्री इज सोल्ड यू विल गेट व्हाट, कैश. बुरा उसके वजह से हुआ FCFE में इंक्रीज. Holt ये क्या बोल रहा है, Holt is a growing company in forecasting either Holt's FCFE or FCFF growth rates. I will not consider decrease in inventory to be a long term source of growth. बोल रहा है हम इसको जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है ना उसको लॉन्ग टर्म सोर्स अपने काउंट नहीं करेंगे. देखते क्या दिया ऑप्शंस में. सबसे पहला, Lay's comment about not considering decreases in the inventory to be a source of long term growth in free cash flow for
हॉल्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द फोरकास्टिंग पर्सपेक्टिव। क्या एक्चुअली इनकंसिस्टेंट है? तुम सोचो एक बार चीज, जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है वो अपने कहाँ पे लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में। if there is a decrease in the inventory, that will be treated as what? Change in the working capital, and that change in the working capital is long term or short term? It is what? Short term. तो ये बात तो ठीक ही बोल रहा है कि we will not consider in inventory। तो बोला this is inconsistent, no it is consistent। ऑप्शन नंबर बी, mistaken because decrease in inventory are a use rather than a source of cash। यूज ऑफ अ कैश और सोर्स ऑफ अ कैश, अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होता है तो पैसा आता है ना, पैसा आता है। इफ इन्वेंट्री सोल्ड तो देर इज अ सोर्स ऑफ कैश, पैसा मिलता है। यूज ऑफ कैश क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ कैश, जहां पे आप खर्च कर रहे हो, यूज ऑफ कैश। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? कंसिस्टेंट विद अ फोरकास्टिंग पर्सपेक्टिव बिकॉज इन्वेंट्री रिडक्शन हैज अ लिमिट, particularly for a growing firm। Consistent with the forecasting perspective because inventory reduction has a limit, particularly for a growing firm। Yes, this is correct। देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा कमेंट किया। इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगा, कितना तक इन्वेंट्री डिक्रीज हो सकता है? मैक्सिमम हाउ मच इट कैन बी? इट कैन बी जीरो। अरे इन्वेंट्री कैनॉट बी नेगेटिव ना, जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो बोल रहा है कि जो तुम डिक्रीज इन इन्वेंट्री ले रहे हो ना, FCFE का सोर्स, इन द लॉन्ग टर्म, इट विल नॉट बी इन द लॉन्ग टर्म, इट विल बी इन द शॉर्ट टर्म। रीजन, decrease in the inventory can be to the extent of zero, not more than that। decrease in the inventory can be only to the extent of zero। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज इन्वेंट्री रिडक्शन हैज अ लिमिट, अप टू जीरो हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर, उससे ज्यादा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 28, स्मिथ्स रिकमेंडेशन टू यूज एन FCFF मॉडल टू वैल्यू हॉल्ट इज। स्मिथ का रिकमेंडेशन टू यूज FCFF मॉडल, हॉल्ट का चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे बोला था ये स्मिथ हॉल्ट को लेके? FCFF मॉडल, आई थिंक ये वाला होना चाहिए। हाउ डिड हॉल्ट्स FCFE फॉर 2008 कंपेयर विद इट्स FCFF फॉर द सेम ईयर? आई रिकमेंड यू use an FCFF model to value Holt's common stock instead of using an FCFE model because Holt has had a history of leverage changes in the past। तो ठीक ही बोल रहा है, FCFF मॉडल यूज करो बिकॉज अगर लेवरेज, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वोलाटाइल है तो यू कैन नॉट, इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट द इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो FCFE यूज मत करो, क्या यूज करो? FCFF। तो ये कमेंट इसका करेक्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला था? लेस कमेंट अबाउट। क्वेश्चन नंबर 28 में Smith's recommendation to use an FCFF model to value Holt is logical given the prospect of Holt changing capital structure। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? नॉट लॉजिकल बिकॉज एन FCFF मॉडल इज यूज टू वैल्यू द टोटल फर्म। नॉट लॉजिकल, नहीं लॉजिकल तो है। ऑप्शन नंबर सी नॉट लॉजिकल बिकॉज FCFE रिप्रेजेंट्स अ मोर डायरेक्ट अप्रोच टू FCF वैल्यूएशन, गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिकॉज अगर आपका वोलेटाइल है कैपिटल स्ट्रक्चर तो आपको क्या यूज करना चाहिए? FCF मॉडल, राइट। आपका क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 29, 30 से 32। चलो आज रैप अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तक, फिर क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में रिज्यूम करेंगे, राइट। चलो दैट्स इट, थैंक यू गाइस।